नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है जब देवरानी ने जेठानी के पति और अपाहिज बेटी का किया अपमान। तो जेठानी ने क्या किया? ये मेरा घर है और तुम सब निकल जाओ इस घर से। यह कहते हुए रमेश बाबू ने बड़े ही गुस्से में गिलास जमीन पर दे मारा। वह गिलास चकनाचूर होकर जमीन पर बिखर गया। आज वह गिलास ही चकनाचूर नहीं हुआ, बल्कि शांति निवास में एक बुजुर्ग माता पिता के सपने भी चकनाचूर हुए हैं। वह सपने जो हर माता पिता अपने बच्चों के लिए देखते हैं, उनके बच्चे खुश रहें और घर में सुख शांति बनी रहे। माता पिता इसके अलावा क्या चाहेंगे? शांति देवी रमेश का गुस्सा शांत कराने की कोशिश करती हैं, किंतु रमेश का गुस्सा आज 7वें आसमान पर है। लेकिन आज दोनों बेटों और बहुओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी घर की शांति भंग करने की। आज अगर गुस्से की बात की जाए तो रमेश डाल डाल और उनकी दोनों बेटा बहुएं पात पात हैं। झगड़े का अंत यही हुआ कि दोनों बेटा बहू अपने अपने कमरे में चले गए और रमेश गुस्से से आग बबूला होकर घर के आंगन में बिछी चारपाई पर जाकर बैठ गए। अपने मोहल्ले में सबसे नामचीन घर है रमेश बाबू का और उस घर का नाम उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पत्नी शांति के नाम पर रखा है, शांति विला। घर का नाम शांति विला रख देने से घर में शांति नहीं आ जाती है। आज का झगड़ा शांति विला के नाम पर एक व्यंग है। शांति विला के मुखिया हैं रमेश बाबू और इस घर की सूत्रधार हैं शांति देवी। शांति देवी के घर में बड़ा बेटा विनोद, बहू सविता और इन दोनों की 9 वर्षीय बेटी शिखा और छोटा बेटा चंदर, बहू पिंकी और 2 वर्ष का बेटा कायरव है। विनोद नहीं रहना है मुझे इस घर में जहाँ भाई भाई में फर्क किया जाता है, और आज तो बहुओं में भी फर्क होने लगा। सविता जल्दी से अपना सामान बांधो, हम आज अभी इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा रहे हैं, विनोद गुस्से से चिल्लाया। तभी सविता विनोद के पास जाकर उसे समझाती है, आप जरा शांत हो जाइए, वो पिताजी हैं हमारे, और अगर गुस्से में उन्होंने हमें कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि पिताजी हमें नहीं चाहते। उनकी नज़र में आप और भैया दोनों समान हो। तुम जो भी कहो मैं मानने वाला नहीं हूँ और अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा। सविता विनोद को समझाते हुए कहती है, गलती तो हर इंसान से होती है और झगड़ा किस घर में नहीं होता है। आज जिस घर में जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, कोई और नहीं। मैं अपनी करनी पर बहुत दुखी हूँ, मुझे भी आज इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। सविता रो पड़ी। विनोद ने सविता को समझाते हुए कहा, तुमने आज जो कुछ भी करा वो सही करा, अगर मैं भी तुम्हारी जगह रहता तो यही करता। सविता, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। विनोद अलमारी में से बैग निकाल रहा था, किंतु सविता ने विनोद को अपनी कसम देकर उसे इस घर से जाने से रोक दिया। विनोद गुस्से में बैग पलंग पर पटक कर घर के बाहर चला गया। तभी विनोद की नज़र आंगन में बैठे पिताजी पर जाती है, लेकिन विनोद बिना कुछ बोले मेन गेट से बाहर हो जाता है। खटिया पर बैठे माँ बाप नीरस आंखों से कभी विनोद को तो कभी घर को देखते रह जाते हैं। रात में डिनर का समय हो गया। सविता ने सबके लिए डिनर बना दिया। किसी का खाने का मन नहीं था। पिंकी गुस्से के मारे अपने कमरे से बाहर नहीं आई। डाइनिंग टेबल पर शांति का माहौल था, किसी ने किसी से कोई बातचीत नहीं की। सबने अनमने ढंग से डिनर किया और सब अपने अपने कमरे में चले गए। रमेश बाबू भी अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी सविता ने उन्हें रोक दिया। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। करूं? हाँ बोलो, रमेश बाबू ने तीव्र स्वर में कहा। पिताजी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। रमेश बाबू कुछ न बोले और अपने कमरे में चले गए। सविता ने शांति देवी से भी बात करने की कोशिश करी। शांति देवी भी कुछ न बोली, वो भी अपने कमरे में चली गई। सविता पिंकी का डिनर बिना कुछ बोले पिंकी के कमरे में रख आई। पिंकी भी गुस्से में मुंह फुलाए कुछ न बोली। सविता को आज अपने घर की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ। अपने घर में कभी भी इस तरह का मन मुटाव नहीं हुआ और आज बात यहाँ तक पहुँच गई कि घर के सदस्य ही आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। यह सब सोचते सोचते रात के 10 बज गए। रात 11 बजे सविता के भाई का फ़ोन आया कि मम्मी की तबीयत खराब है और वह तुम्हें यहाँ मायके बुला रही हैं। सविता ने कहा, ठीक है भैया, आप मुझे कल लेने आ जाओ, और उसने फ़ोन कट कर रख दिया। सविता ने विनोद से बात की। विनोद ने सविता को मायके जाने के लिए हाँ कह दिया। सविता ने रात में ही अपनी पैकिंग कर ली। सविता के मन में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। वैसे तो सविता बहुत समझदार महिला है, किंतु सविता की समस्या यह है
कि वह अपनी तकलीफ या दुख किसी के सामने कह नहीं पाती है। तभी सविता ने एक खत लिखा। आज ना चाहते हुए भी मैंने पिताजी का बहुत दिल दुखाया है। शायद इस खत को पढ़कर पिताजी मेरी भावनाओं को समझे। और उस खत को रात के समय चुपके से अपने ससुर रमेश बाबू की डायरी में रख दिया, क्योंकि वह जानती थी कि पिताजी की डायरी लिखने की आदत है और वह रोज की तरह जब डायरी लिखेंगे तो वह यह खत देखकर जरूर पढ़ेंगे। और खत रख कर वह अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह सविता ने जल्दी उठकर सारा काम निपटा लिया। तब तक सविता का भाई भी आ गया। सविता के भाई को देखकर रमेश बाबू और शांति देवी चौंक गए। वैभव उनके चरण स्पर्श कर वहीं सोफे पर बैठ जाता है। तभी वैभव उन्हें बताता है कि मम्मी की तबीयत खराब है और उनकी इच्छा दीदी से मिलने की है, इसलिए दीदी को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। तब तक विनोद और सविता भी आ जाते हैं। सब साथ मिलकर लंच करते हैं। फिर सविता अपने सास ससुर और पति से विदा लेकर अपने भाई के साथ मायके आ जाती है। सविता के मायके जाने के बाद सासू माँ ने घर की कमान अपने हाथ में ले ली और अपने हाथ से पूरा काम छूट जाने के कारण वह फुर्ती से काम नहीं कर पा रही थी। वैसे तो घर में काम वाली बाई भी लगा रखी थी जो झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सब करके जाती है, किंतु घर में और भी ऐसे काम होते हैं जो काम वाली बाई के भरोसे नहीं रख सकते। यह काम तो सिर्फ एक कुशल गृहिणी ही कर सकती है। शांति विला की कुशल गृहिणी है सविता, लेकिन उसके मायके जाने के बाद घर गृहस्थी ना चाहते हुए भी शांति देवी को ही चलानी पड़ रही है। पिंकी से तो कुछ खास उम्मीद है ही नहीं। पिंकी आती जो काम बना वो करा, नहीं बना तो उसे छोड़ दिया और कायरव को लेकर अपने रूम में चली गई। घर में क्या हो रहा है उससे उसे कोई मतलब नहीं। झगड़े के बाद से किसी से बातचीत नहीं करना, ना ही कुछ बोलना, चुपचाप अपना काम करना और अपने कमरे में चले जाना अब पिंकी ने आदत बना ली थी। रात के समय सब डिनर कर अपने कमरे में चले गए। रमेश बाबू भी रात्रि भोजन कर अपने कमरे में चले गए। अपनी आदत के अनुसार डायरी लिखने के लिए उन्होंने जैसे ही डायरी खोली उसमें एक खत था। रमेश ने वह खत खोला और वह खत की लिखावट देख समझ गए कि यह खत हो ना हो सविता ने ही लिखा है। रमेश बाबू समझ गए कि सविता ने माफ़ी मांगने के लिए यह खत लिखा होगा, लेकिन गुस्से में आकर रमेश बाबू ने उस खत को वापस डायरी में रख दिया और बिना डायरी लिखे ही सो गए। यही सिलसिला लगातार 2 रात तक चलता रहा। तीसरी रात भी रमेश बाबू ने डायरी नहीं लिखी और अपने बिस्तर पर लेटे रहे, किंतु आंखों से नींद कोसों दूर थी। रमेश डी डायरी खोले और उनसे अब रहा नहीं गया। उन्होंने उस खत को खोला। खत खोलते से ही पहले पेज पर लिखा था, पूज्य पिताजी चरण स्पर्श। मैं जानती हूँ कि पिताजी मेरे द्वारा बोले गए कटु शब्दों से आपको बहुत बुरा लगा है और आपसे माफ़ी मांगने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही हूँ। मैंने अपने माता पिता रूपी सास ससुर का सच में बहुत दिल दुखाया है, मुझे क्षमा करें। मैं जानती हूँ कि यह खत पढ़कर आपकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य आपकी आंखों में आंसू लाना नहीं अपितु अपनी भावना से अवगत कराना है आपको। पिताजी, हमारा परिवार कितना खुशहाल हंसता खेलता परिवार था, लेकिन आज पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई हमारे परिवार को। घर में आज जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। पिताजी, गलती मेरी ही थी, मुझे पिंकी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन पिताजी आपने यह जानने की कोशिश की कि मैंने यह कदम क्यों उठाया। इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे भी कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी ना। आप ही बताइए, क्या मैंने कभी ऐसा उद्दंड व्यवहार पहले कभी किया है? क्या मेरी शादी के बाद अपने घर में कभी झगड़ा या किसी बात को लेकर मुझसे बहस हुई है? नहीं बहू, बिल्कुल नहीं। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है बहू। तुम तो घर में अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती बनकर आई थी। रमेश बाबू खत पढ़ना छोड़कर बीच में ही बोल पड़े और अपने चेयर पर बैठे बैठे सोचने लगे कि कितना खुशहाल परिवार था मेरा। सविता के परिवार में आने के बाद तो हमारा परिवार कितना खुशहाल हो गया। कितने उत्साहित थे हम सब जब सविता को देखने गए थे। गांव की छोरी, किंतु पढ़ी लिखी और समझदार। मायके में उसके माँ बाप और एक छोटा भाई था। मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी हमारी सविता। सांवली सी लड़की पर तीखे नैन नक्श वाली, और हमारा विनोद भी सांवला सा मध्यम ऊंचाई का था। दोनों की जोड़ी खूब जम रही थी, लेकिन आगे फैसला विनोद को ही लेना था। सविता और विनोद ने आपस में बातचीत कर ही यह फैसला लिया।
वैसे सविता ने पहली नज़र में ही विनोद का मन मोह लिया, लेकिन सविता की बातें, विचारधारा और बोलने का सलीके से विनोद मंत्रमुग्ध हो गया। विनोद को सविता बहुत पसंद आई और सविता को विनोद भी। फिर हमने वहीं दोनों का रोका कर दिया और देखते ही देखते सविता हमारी होने वाली बहू बन गई और समय पंख लगाकर उड़ चला और 3 महीने का समय यूं चुटकियों में निकल गया। विनोद और सविता की शादी का दिन भी आ गया। सविता के पिता ने भी हमारे आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने भरपूर मान सम्मान के साथ हमें विदा किया। सविता ने भी हमें आदर और सम्मान दिया। रोज़ सुबह सुबह 6 बजे हमारे कमरे में आना और बाकायदा माथे पर पल्लू रखना और हमारे लिए चाय लाना, चरण स्पर्श करना। पुरानी बातें याद आते ही पिताजी की आंखों से आंसू लुढ़क आए और पिताजी अतीत से वर्तमान में आ गए। अपने आंसू पोंछकर रमेश बाबू खत को आगे पढ़ने लगे। रमेश बाबू खत को पढ़ने लगे। पीछे से शांति देवी ने कंधे पर हाथ रखा। रमेश बाबू सकपका गए। तभी शांति देवी बोली, रमेश बाबू की ओर देखते हुए, आपकी आंखों में आंसू? रमेश बाबू ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, बस आंख में कचरा चला गया, और आंख मलने लगे। रमेश बाबू की आंखों से अनायास ही अश्रुधारा बह चली। शांति देवी रमेश बाबू को चुप कराने लगी। रमेश बाबू आगे बोलते हैं, शांति, क्या मैं वाकई में गलत हूँ? हमारे घर में जो कलह हुई, क्या इसमें मेरी भी गलती है? बिना झगड़े की वजह जाने मुझे बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। यह कहते हुए रमेश बाबू रो पड़े। शांति देवी रमेश बाबू को चुप कराती हैं और कहती हैं, जो कुछ भी हुआ उसमें गलती किसी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ हालात की है। कौन माता पिता अपने बच्चों का बुरा चाहते हैं? तभी शांति देवी की नज़र रमेश बाबू के हाथ में रखे खत पर पड़ती है। शांति देवी वह खत रमेश बाबू के हाथ से ले लेती हैं और पूछती हैं, आप यह क्या पढ़ रहे हैं? और खत रमेश बाबू के हाथ से लेकर पढ़ने बैठ जाती हैं। खत पढ़ने से ही शांति देवी की आंखें भी भर आती हैं। रमेश बाबू शांति देवी को समझाते हैं, शांति, सब ठीक हो जाएगा, और शांति देवी के हाथ से खत लेकर पढ़ने लगते हैं। पिताजी, पिंकी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने जो व्यवहार किया है उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। उस दिन पिंकी के हाथ में दूध भरा गिलास था और शिखा से गलती से पिंकी को धक्का लग गया। तभी पिंकी ने शिखा पर हाथ उठाया। शिखा रोती रही। पिंकी का इतने से भी जी नहीं भरा। गुस्से में आकर उसने शिखा पर तंज कसा और कहा, तू तो लंगड़ी के साथ साथ अंधी भी निकली। तभी पीछे से चंदर भैया बोले, इस गिलास की भरपाई कौन करेगा? तेरा बाप। छोटी तो पराए घर से आई है, लेकिन भैया तो अपने ही घर के हैं। उनके मुंह से इस तरह के शब्द सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने चंदर भैया को चिल्लाया। तभी पिंकी बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर चिल्लाने की? पहले आप अपने निकम्मे नाकारा पति को संभालिए, जो हमारे मुफ्त के टुकड़ों पर पलता है। मुझसे मेरे पति की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने पिंकी को झन्नाटेदार चाटा रसीद किया। तभी उस वक्त आपका आना हुआ और आप कुछ सुने बिना ही भड़क गए। यह सब विनोद से भी देखा नहीं गया, इसलिए वह आप पर भड़क गए। और मैंने बाद में आपसे और माँ से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी, इसलिए मजबूरन मुझे यह खत लिखना पड़ा। पिताजी और माताजी सोचने लगे कि पिंकी और चंदर के व्यवहार से आहत होकर ही बहू ने धैर्य खो दिया और यह झगड़ा इतना बढ़ गया। तभी शांति देवी बोलती हैं, हमारी सविता बहुत ही समझदार, मिलनसार है। किसी से किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं करना, और कलह तो बहुत दूर की बात है। मेरी बहू तो रोते को भी हंसाने वालों में से है। चंदन और सरिता में भी कितनी बनती थी। दोनों देवर भौजाई कम, दोस्त ज़्यादा थे, लेकिन आज एक दूसरे से बात तक नहीं करते। तभी आगे शांति देवी बोलती हैं, पिंकी संकुचित स्वभाव की है। उसे चंदर का किसी से भी ज़्यादा बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने ही चंदर को भड़का दिया होगा। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में हम इस पिंकी को ब्याह लाए थे। शांति देवी आगे बोलती हैं, सविता कितनी खुश थी अपने चंदन की शादी को लेकर। भैया की शादी में ये करेंगे, भैया की शादी में वो करेंगे। हमेशा कान खींचती, आने दो मेरी देवरानी को, अपनी उंगली पर नचाऊंगी। और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया। हमने चंदन का रिश्ता तय कर दिया। पिंकी बहुत ही सुंदर गोरी नारी और शहर की पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की थी। वहीं चंदन भी इंजीनियर था। दोनों की जोड़ी खूब जमती थी, लेकिन पिंकी नासमझ थी। किसी के भड़काने पर भड़क जाती थी और किसी ने कुछ भी कह दिया तो उसे सच मान लेना और अपने दिमाग का इस्तेमाल भी बहुत कम करना। चंचल सी पिंकी जब हमारे घर में आई तो उसे तो कुछ घर गृहस्थी की समझ ही नहीं थी। जितना काम बने कर लेना, नहीं बने तो साफ साफ कह देना।
लेकिन दिन भर मुस्कुराते रहना, गुस्सा हो जाए तो सबसे लड़ लेना और अगर गलती का एहसास हो जाए तो माफ़ी मांगने में भी कसर नहीं छोड़ना। चंचल सी पिंकी दिन भर घर में इधर से उधर फुदकते रहती। वहीं सविता बड़ी ही समझदारी और धैर्य से अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निर्वाह करने वाली थी। दोनों की घर गृहस्थी भी कुल मिलाकर बढ़िया चल रही थी। सविता अपने घर गृहस्थी को लेकर बहुत अच्छे से चल रही थी। वहीं पिंकी भी घर के तौर तरीकों को समझने की कोशिश कर ही रही थी। दोनों शुरू में सगी बहनों जैसा ही रहती। सरिता पिंकी को भी धीरे धीरे घर गृहस्थी के कार्यों को समझाने लगी और हमारे परिवार ने दिन दोगुनी और रात चौगुनी तक की शुरू कर दी। कुछ देर रुक कर शांति देवी बोलती हैं, आपको तो याद ही होगा कितनी धूमधाम से हमारे दोनों बहुओं ने हमारे शादी की सालगिरह मनाई थी और हर त्योहार में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। लेकिन जब से विनोद का एक्सीडेंट हुआ है तब से चंदर के कंधे पर घर की जिम्मेदारी आ गई है। तब से दोनों में अचानक से ही बातचीत बंद हो गई। जो सविता से पूछा तो उसने कहा, कुछ नहीं माँ जी, सब ठीक हो जाएगा, और कुछ नहीं बताया। उसी प्रकार जब पिंकी से पूछा तो बोलती है, आपकी चहेती बहू से जाकर पूछो। मुझे तो लगता है शायद पिंकी सविता को ताना मारती होगी, इसीलिए दोनों में बातचीत बंद हो गई। अब चुप करो शांति, मुझे आगे का खत पढ़ने दो, रमेश बाबू झल्लाते हुए बोले और फिर आगे खत पढ़ते हैं। पिताजी, आप तो जानते हैं कि बच्चे कितने कोमल हृदय के होते हैं और हमारी शिखा का उस हादसे के बाद से आत्मविश्वास कितना डगमगा गया है। बड़ी मुश्किल से शिखा को उस सदमे से बाहर निकाल पाई हूँ। सबने कभी शिखा को यह एहसास नहीं दिलाया कि वह सामान्य बच्चों की तरह चल नहीं सकती है, लेकिन पिंकी ने तो उस दिन शिखा को पैरों के साथ साथ दिल से भी अपाहिज करने वाले शब्द कहे। पिंकी आए दिन मुझे ताना मारती है, मैं सह लेती हूँ, लेकिन आज बात मेरी बेटी और मेरे पति की है। आप तो दोनों की मन स्थिति समझते हैं। पिताजी, जरा सी बात पर वह अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। पिताजी, हमारा पूरे परिवार अच्छे से समझता है कि वह दोनों किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हमें तो उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, लेकिन पिंकी और भैया ने तो उन दोनों का आत्मविश्वास ही हिलाकर रख दिया है। कोई अपने ही बच्चों को ऐसे ताना देता है भला? अगर हम बच्चों का उत्साह नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम उनके मन में हीन भावना के भाव भी न डालें। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं पिताजी, शिखा के पैर में लगी गहरी चोट के कारण शिखा में आत्मविश्वास की कितनी कमी हो गई है और उस घटना के बाद से शिखा बहुत डरी सहमी सी रहने लगी है। परंतु पिताजी, उस दिन आपका जो व्यवहार था वह बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला था। पिताजी, आप तो हमेशा अच्छा ही फैसला करते हैं, तो उस समय आपने बिना बात की सच्चाई जाने सारा दोषारोपण मुझे ही दे दिया। बल्कि पिताजी, आपको तो पूरा किस्सा नहीं मालूम था और मैं आपको बताना चाह रही थी, लेकिन आपने मुझे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया। तभी बीच में ही रुककर रमेश बाबू बोलते हैं, बात तो सही है, जिस वक्त घर में लड़ाई हुई उस वक्त तो मुझे यह भी नहीं पता था कि घर में झगड़ा किस बात का चल रहा है और ना ही मैंने जानने की कोशिश की। तभी शांति देवी कहती हैं, अगर आपको झगड़े की वजह ही नहीं मालूम तो आपने बीच में दखल क्यों दिया? मैं भी उस वक्त घर में नहीं थी, मैं मंदिर गई थी। जब घर आई तो देखा आप गुस्से में थे और मैं आपके गुस्से को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। तभी रमेश बाबू बोलते हैं, शांति, मुझे गुस्सा इस बात का आया कि सविता ने पिंकी पर हाथ उठाया और हमारे घर में किसी भी प्रकार की हिंसा हो यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैंने सविता को चिल्लाया। लेकिन विनोद बीच में आकर मुझे ही कहने लगा कि आप चंदर और मुझ में फ़र्क करते हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है शांति, मेरे लिए तो मेरे दोनों बच्चे ही समान हैं। तभी सविता बीच में बोल पड़ी, पिताजी, विनोद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप हम में फ़र्क नहीं करते तो आज आप मेरी जगह पिंकी को चिल्लाते। और यही बात मुझे तीर की तरह चुभ गई कि मुझे सविता से इस तरह की अनादर की उम्मीद कभी नहीं थी। इसलिए मैंने इन चारों से कहा कि निकल जाओ तुम सब मेरे घर से। अब तुम ही बताओ शांति, क्या हमारे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर हैं? नहीं ना। लेकिन क्या हम अपनी किसी उंगली को ज़्यादा चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। शांति देवी उदास स्वर में बोलती हैं, हमारे लिए हमारे ज़िंदगी में पांचों उंगलियों का उतना ही महत्व है जितना एक उंगली का। तो फिर बताओ शांति देवी, मैं कहाँ गलत हूँ? रमेश बाबू ने कहा, हम हमारी संतानों में फ़र्क कैसे कर सकते हैं? मैं भी मेरे उन दोनों बच्चों और बहुओं को बहुत चाहता हूँ और उनके बिना मैं भी नहीं रह सकता, लेकिन मैं बूढ़ा बुजुर्ग पिता हूँ, मैं क्या करूँ? तुम बताओ शांति, मेरे लिए तो यह सब बराबर है, मैं अपने सब बच्चों में पक्षपात क्यों करूँगा? जिस तरह सभी उंगलियां साथ रहकर शक्तिशाली होती हैं और हौसला बुलंद करती हैं,
उसी तरह मेरे बच्चे भी जब साथ रहते हैं तो मुझे भी हौसला मिलता है। लेकिन जब मेरे बच्चे घर में कलह करते हैं तो मेरा दिल भी रोता है। मैं तो इन सबको साथ रखना चाहता हूँ, लेकिन अब दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते। शांति देवी रमेश बाबू को शांत कराते हुए कहती हैं, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उसके परिवार का बंटवारा हो। सविता को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अगर उसके परिवार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए तो वो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज तो बात उसके पति और बेटी की है। आप तो जानते ही हो इन 3 महीनों में सविता ने क्या कुछ नहीं झेला। हमें तो यह लगा था कि हमने विनोद और शिखा को खो दिया है, लेकिन सविता का खुद पर भरोसा और भगवान पर अटूट श्रद्धा ही थी कि वह अपने पति और बेटी को मौत के मुँह से बचा लाई। याद है वह मनहूस दिन जब विनोद और शिखा का एक्सीडेंट हुआ। हम सब तो बहुत टूट कर हिम्मत हार चुके थे, लेकिन वो सविता ही थी जिसने हमें हौसला दिया और खुद भी कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस और हौसले और भगवान पर अटूट श्रद्धा की वजह से ही आज विनोद और शिखा हमारे बीच में हैं और सविता हर कदम पर अपने पति और बेटी का सहारा बनी। और आज सविता की ही हिम्मत से सब हुआ है। विनोद और शिखा अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। बड़ी मुश्किल से सविता ने अपने पति और बेटी में आत्मविश्वास जगाया है और पिंकी और चंदन ने एक ही झटके में उनके आत्मविश्वास को डगमगा दिया। सविता की जगह कोई और भी होती तो वो भी यही करते जो सविता ने किया। वह गलत नहीं है। तभी कुछ देर रुक कर शांति देवी बोलती हैं, उस दिन घर के झगड़े के बारे में मैं भी कुछ नहीं जानती थी। रात में मैंने चंदर और विनोद से भी पूछा, लेकिन उन दोनों ने कुछ नहीं बोला। और सविता ने आपका अनादर किया था, इसलिए मैंने गुस्से में सविता की एक भी बात न सुनी। उस समय मुझे सविता की बात सुननी चाहिए थी। मैंने पिंकी से भी बात करी तो वह कहने लगी, चंदर पिछले 3 महीने से घर का खर्च उठा रहे हैं, उन्होंने कभी कुछ कहा क्या? नहीं ना, घर में सिर्फ चंदन को ही सैलरी अच्छी मिलती है, पूरा घर चंदर की कमाई से ही चलता है। हमें बजट के साथ चलना चाहिए। शिखा ने ग्लास तोड़ दिया और आए दिन कुछ ना कुछ नुकसान कर देती है। हम अभी से उसे यह नहीं सिखाएंगे तो वह कैसे सीखेगी? हम ये फिजूल खर्चे पर काबू नहीं करेंगे तो फिर घर कैसे चलेगा? और अगर चंदन ने कुछ कह भी दिया तो सविता भाभी को नाराज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जो व्यक्ति कमा कर खिलाएगा तो क्या वह थोड़ा गुस्सा नहीं दिखा सकता? लेकिन सविता भाभी ने तो बात का बतंगड़ बनाकर रख दिया। मुझे 17 बात सुनाते हुए पिंकी अपने कमरे में चली गई। हमारी सविता बहुत भोली है और उसे किसी पर तंज कसना तो बिल्कुल नहीं आता। आपको पता है जब सविता की नई नई शादी हुई थी तो वह कितना लाज और शर्म करती थी। कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं देना और अपने घर गृहस्थी के कार्यों में लगे रहना, कहीं आस पड़ोस में जाकर बैठना तो उसकी आदत ही नहीं थी। मैंने उसे कितनी बार समझाया, बेटा आस पड़ोस में भी बातचीत करा करो, जान पहचान बढ़ेगी। लेकिन वह बड़े प्यार से बोलती, मम्मी जी मुझे लोगों के घर जाना और इधर उधर की चुगली करना पसंद नहीं है। वो तो मैं ही एक बार जबरदस्ती करके सविता को पड़ोस में मिश्राइन के घर ले गई। उस समय सविता और मिश्राइन की बहू दोनों की नई नई शादी हुई थी, लेकिन मिश्राइन की बहू ने तो सविता के सामने अपने सारे घर भर की बुराई का पिटारा खोल दिया। सविता उस समय तो मिश्राइन की बहू से कुछ नहीं बोली, लेकिन सविता ने आकर मुझसे कह दिया, मम्मी कितनी अच्छी बात होती है ना रहना परिवार वालों के साथ और बाहर वालों से उनकी ही बुराई करना। तभी रमेश बाबू बोलते हैं, मैं मानता हूँ शांति सविता अच्छी है, अच्छी तो पिंकी भी है, लेकिन थोड़ी नासमझ है, किसी के भी भड़कावे में आकर कुछ भी बोल देती है। लेकिन पिंकी भी दिल की बुरी नहीं है। यह कहते हुए दोनों हंसने लगे। तभी शांति देवी बोलती हैं, आपकी बहू पिंकी इतनी भी अच्छी नहीं है। मैं एक बार पिंकी को भी मिश्राइन के घर लेकर गई थी, तभी पिंकी के सामने भी मिश्राइन की बहू की वही खटर पटर चालू हो गई। लेकिन आपकी बहू पिंकी तो पिंकी है। मिश्राइन की बहू को बोली, जब तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं रहते तो तुम अलग क्यों नहीं हो जाती? दूसरे दिन ही मिश्राइन की बहू अलग हो गई। मिश्राइन ठहरी उल्टी खोपड़ी की, सारी तोहमत हमारे सिर पर दे रही थी और बोले कि यह अलग होने का पाठ तुम्हारी बहू पिंकी ने ही हमारी बहू को पढ़ाया है। फिर मैंने भी उसको कह दिया, तुम्हारी बहू कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो हमारी पिंकी उसको कुछ सिखा पढ़ा देगी। मैंने भी साफ कह दिया, आजकल की बहुएं ज़्यादा समझदार होती हैं, अपना काम निकालती हैं और दूसरों को तोहमत देती हैं। मिश्राइन उल्टे पैर भागते बनी। अब बताओ किसी की बहू को ऐसी राय दी जाती है क्या? लेकिन पिंकी एक नंबर की नासमझ और बोड़म है
और पता है, एक बार मिश्राइन की बहू और पिंकी बात कर रहे थे, तभी मैंने चुपके से ध्यान लगाकर इन दोनों की बातें सुनी। मिश्राइन की बहू पिंकी को पाठ पढ़ा रही थी कि तुम भी अब अलग हो जाओ, हमको देखो हम कितने मज़े से रह रहे हैं। तुम क्या जिंदगी भर अपनी सास और जेठानी की हाँ में हाँ मिलाती रहोगी? तुम भी अपना अलग पहचान बनाओ। मैंने यह बात सुन ली। मैंने सविता को भी बताया। सविता ने मुझे यही कहा, जाने दीजिए मम्मी, पिंकी नासमझ है, लेकिन वह घर तोड़ने वाली औरतों में से नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी चंदर को बोलकर पिंकी और मिश्राइन की बहू की बात बंद करवा दी और मिश्राइन की बहू का अपने घर में आना जाना भी बंद करवा दिया। तभी रमेश बाबू बोलते हैं, देखो शांति, यह सब तो मिथ्या बातें हैं। जिस बहू को घर तोड़ना और अलग होना रहता है वह किसी की नहीं सुनती, अपने मन की ही करती हैं और तोहमत दूसरों के माथे पर रखती हैं। यह तो समझ स्वयं बहू को होनी चाहिए कि कौन उसे घर बनाने की सीख दे रहा है और कौन घर तोड़ने की। रमेश बाबू आगे बोलते हैं, और यह बात तो एक समझदार बहू को खुद ही समझनी चाहिए कि उसे उसके घर को तोड़ना है या प्यार के धागों से मजबूती से हर रिश्ते को बनाए रखना है। और रही बात मेरी कमाई की, तो मेरी नौकरी पर ही लोन उठाकर चंदर के बिजनेस और शिखा और विनोद के इलाज में ही सारे पैसे चले गए और ब्याज कट पीट कर जो मिलता है उससे ही थोड़ा घर का खर्चा पानी निकल जाता है। शांति, तुम तो जानती हो कि 2 साल बाद मेरा रिटायरमेंट है। उम्र के इस मोड़ पर अब मुझसे भी काम नहीं बनता है और जैसे तैसे गाड़ी चल रही है। अपने काम के बोझ तले दबे होने के कारण ही समझ नहीं पाया, और जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि सविता ने पिंकी को चाटा मारा और विनोद चंदर की कॉलर पकड़ रहा है और मुझसे यह सब देखा नहीं गया। और मैंने गुस्से से दोनों बेटों से पूछा भी कि क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं बोले। और फिर विनोद बोलने लगा, आप मुझ में और चंदर में फ़र्क करते हैं। और सविता भी तहस में आकर कहने लगी, मैं अब इस घर में पिंकी के साथ में नहीं रहूँगी, आप इस घर का बंटवारा करो और इस पिंकी को हमसे अलग कीजिए। तभी मैंने भी गुस्से में कह दिया कि ये घर मेरा है, तुम सब निकल जाओ। और तभी विनोद ने भी कहा कि मुझे भी इन सब की शक्ल नहीं देखनी है और अब मैं जा रहा हूँ इस घर से। लेकिन सविता ने मना कर दिया और बोली कि हम कहीं नहीं जाएंगे इस घर से, मैं पिंकी से अलग होना चाहती हूँ, माँ और पिताजी से नहीं। तभी चंदर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, तो क्या ये हमारा घर नहीं है? हम भी इस घर में ही रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। पिंकी भी बोल पड़ती है, लेकिन मैं भी सविता भाभी के साथ नहीं रह सकती। अब तो सिर्फ एक ही उपाय बचा है और वो है इस घर का बंटवारा। तभी रमेश कहते हैं, शांति, क्या इन समस्याओं का कोई उपाय नहीं है? तभी कुछ देर सोचते हुए शांति बोलती है, एक उपाय है और वो यह है कि हम दोनों बहू का किचन अलग अलग कर दें। ये क्या कह रही हो तुम शांति? यह भी तो बंटवारा ही हुआ ना। आप मेरी बात पर ज़रा ध्यान दें, मैं बस आपको दोनों के किचन अलग करने को बोल रही हूँ। इससे दोनों अपने पति और बच्चे के हिसाब से खाना बना सकती हैं। और अगर हमने किचन अलग नहीं किया तो हमें घर का बंटवारा करना पड़ेगा, और घर का बंटवारा करना मतलब घर का आधा हिस्सा दोनों को दे देना। और अगर हम घर के 2 हिस्से कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? यह कहते हुए शांति देवी रो पड़ी। रमेश बाबू शांति देवी को चुप कराते हुए बोलते हैं, ठीक है, हम दोनों के किचन अलग अलग करवा देते हैं। तभी रमेश बाबू आगे खत को पढ़ते हैं। सविता आगे लिखती है, मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ और मुझे भी मान सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन पिंकी ने इन 3 महीनों में मेरा बहुत अपमान किया है। मैंने सब सहा, लेकिन जब बात मेरे पति और बच्ची की आई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप ही बताइए, क्या मैंने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? मैं तो पिंकी के हर ताने सुनने के बाद भी उसकी हर बातों को नज़रअंदाज करती रही, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है बाबूजी। तभी रमेश बाबू खत पढ़ना छोड़कर बीच में ही शांति देवी से बोलते हैं, सविता ने बात बिल्कुल सही लिखी है, वह अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती आई है। इस घर को उसने कभी ससुराल नहीं समझा। सविता की शादी के बाद हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमारे घर में बहू आई है, वह हमेशा बेटी बनकर ही रही। तभी शांति देवी बोलती हैं, सविता की शादी को 13 साल हो गए, कभी 2-4 काम ज़्यादा भी कर लेती तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन अगर पिंकी ने कभी ज़्यादा काम कर लिया तो अपनी माँ को फ़ोन करके सबसे पहले बताएगी कि आज मैंने इतना काम किया। मुझे भी बताएगी, आज काम बहुत ज़्यादा था
और चंदर के आते ही शुरू हो जाएगी। सुबह से शाम काम में ही निकल जाता है। मैंने सबिता से कहा भी पिंकी को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाए, लेकिन सबिता बोलती है जाने दो मम्मी, अभी कायरव छोटा है, जब कायरव बड़ा हो जाएगा तब उसे खुद जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। कुछ देर रुक कर शांति देवी बोलती हैं आपकी तो सरकारी नौकरी है, सुबह 10 बजे से घर से निकल जाते हैं और शाम को 6 बजे घर आते हो। आपको क्या मालूम औरतों की घर गृहस्थी कैसे चलती है। सबिता सुबह से लेकर शाम तक एक जैसी लगी रहती है। मैं तो अब भी यही कहूँगी कि अच्छा ही है अब दोनों अलग हो जाएं। कम से कम पिंकी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो होगा। तभी रमेश बाबू आगे खत पढ़ते हैं। पिताजी, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ और मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि घर में कोई भी मेरे पति की कमाई का मजाक न बनाए। वो अब जितना भी कमाएंगे हम उसमें घर गृहस्थी कुशलतापूर्वक चला लेंगे। पिताजी, मैं पिंकी से अलग होना चाहती हूँ, आपसे या मम्मी पापा से नहीं, और मैं हमेशा से अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। पर पिताजी, आप पिंकी को अलग कर दीजिए, हम आपके साथ ही रहना चाहेंगे और हमारे लिए भी यह सौभाग्य की बात होगी कि आप हमारे साथ रहेंगे। मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा करिएगा। आपकी सबिता। रमेश बाबू खत को मोड़कर रख देते हैं और फिर शांति देवी से बोलते हैं शांति, मैं सबिता का दुख समझता हूँ। मैं कल सुबह ही चंदर को बोलकर पिंकी का किचन अलग करवा दूंगा। और आगे रमेश बाबू बोलते हैं लेकिन पिंकी भी दिल की बुरी नहीं है। शांति देवी बोलती हैं पिंकी को उसकी माँ की ही सीख होगी। पिंकी घंटों अपनी माँ से फ़ोन पर बातें किया करती है और अपने घर की एक एक बात अपनी माँ को बताया करती है। उसकी माँ ने ही यह बात उसके दिमाग में डाली होगी। घर में झगड़े करो तो सब घर वाले अपने आप ही खुद तुझे अलग कर देंगे और तेरे पति की कमाई भी बच जाएगी। वही पिंकी का घर बसने नहीं दे रही है। और एक बार तो वह अपनी माँ से फ़ोन पर बोल रही थी कि अभी तो कायरव छोटा है इसलिए सबकी 17 बात सुनती हूँ, जब कायरव बड़ा हो जाएगा फिर तो मैं किसी की एक बात भी नहीं सुनूंगी, सीधी अलग हो जाऊंगी। मैंने यह बात सुन ली और जब मैंने इस बारे में उससे बात करी तो वह मुझसे कहने लगी कि आप मुझ पर नज़र रखती हो। मैंने पिंकी को इस बात पर फटकारा भी तो वह कहती है जरूर सविता भाभी ने ही आपके कान भरे होंगे, वह भी तो अपने मायके बात करती हैं। मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि वह क्या बात करती हैं, तो आप मेरी बात पर क्यों ध्यान देती हो। मैंने उस बात के बाद से पिंकी को कुछ नहीं कहा, मेरी ही गलती थी। अगर मैं उस समय पिंकी और सविता की आपस में बातचीत करा देती तो शायद आज पिंकी की हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती। वह दोनों कुछ बोलने वाले होते हैं कि शांति देवी की नज़र दरवाजे पर पड़ती है और दरवाजे के बाहर पिंकी खड़ी रहती है। पिंकी को देखकर रमेश बाबू और शांति देवी दोनों ही चुप हो जाते हैं। पिंकी कमरे के अंदर आ जाती है और अपने सास ससुर से गुस्से में कहती है वाह मम्मी पापा वाह, आपने मेरे बारे में ये कैसी सोच बना रखी है और अब तो आप पापा जी को भी मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। यह बोलते हुए पिंकी रो पड़ी। पापा जी, जब देखो तब मम्मी हमेशा सबिता भाभी का ही पक्ष लेती हैं। तभी शांति देवी बोलती हैं पिंकी, तुम छुप छुप कर हमारी बात सुन रही हो, क्या यह हम पर नज़र रखना नहीं हुआ। वाह मम्मी वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। मैं तो यहाँ आपके और पापा के लिए दूध लेकर आई थी, लेकिन मैं आज आपकी जो मेरे प्रति सोच है उसे देखकर बहुत आहत हूँ। मम्मी जी को तो मैं हर बात में ही गलत लिखती हूँ, लेकिन आज तो मम्मी जी ने मेरी मम्मी के बारे में भी अपशब्द कहे हैं। मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं और मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। तभी पीछे से सबिता आ जाती है और बोलती है तो मैं भी अपनी मम्मी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी, और शांति देवी के गले लग जाती है। तो रहो अपनी मम्मी के साथ। पिंकी गुस्से से बोलती है और कहती है मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी के घर, और कमरे से बाहर निकल जाती है। चंदर पिंकी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं रुकती है और जाते जाते बोल कर जाती है कि मैं इस घर में तब तक कदम नहीं रखूंगी जब तक तुम अपने परिवार से अलग नहीं होते, और टैक्सी पकड़कर चली जाती है। इधर शांति देवी और रमेश बाबू सविता को आश्चर्य भरी नज़रों से देखते हैं। शांति देवी पूछती है अरे सविता, तुम कब आई? तुम तो कुछ दिन और मायके में रहने वाली थी। सविता ने कहा मम्मी, यह मुझे ऑफिस से आते वक्त ही मायके से ले आए और यह बता रहे थे कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं आ गई।
सविता की नज़र खत पर पड़ जाती है। मम्मी पापा आप मुझे माफ़ कर दीजिए, वह बोलते हुए सविता पश्चाताप के आंसू रोने लगी। दोनों ने सविता को चुप कराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हमने वह खत पढ़ लिया है। जाने अनजाने में बहू मुझसे भी गलती हुई है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। यह बोलते हुए रमेश बाबू भावुक हो उठते हैं। सविता भी भावुक होकर बोलती है, नहीं पापा, इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है, गलती हालात की है। तभी शिखा आती है और कहती है, मम्मा मुझे नींद आ रही है, आप चलिए ना। सविता शिखा को अपने कमरे में ले जाती है। शिखा को सुलाकर सविता यूं मायूस सी वहीं बैठी रहती है। तभी विनोद सविता से पूछता है, क्या बात है सविता, तुम ठीक तो हो ना? सविता विनोद के गले लगकर फपक पड़ती है। विनोद सविता को चुप कराते हुए पूछता है, सविता क्या बात है, मुझे बताओ। सविता बोलती है, अपने घर में उस दिन झगड़ा हुआ था, उसके बाद रात के समय मम्मी का फ़ोन आया तो मैंने मम्मी को सारी बात बताई। मम्मी की भी तबीयत खराब थी और मैं उस समय बहुत टेंशन में थी, तो मम्मी ने मुझसे कहा, बेटी थोड़े दिन के लिए यहाँ मायके आ जाओ, मुझे भी अच्छा लगेगा और तेरा मन भी बहल जाएगा, कुछ दिन यहाँ रह जाना। मम्मी की स्थिति मुझे मालूम है, वह हमेशा बीमार ही तो रहती हैं, तो मैंने भी सोचा मायके जाकर कुछ दिन आराम कर लूँगी। दूसरे दिन कुशल मुझे लेने आ गया, मैं उसके साथ चली गई। एक दिन तो मुझे अच्छा लगा और वहाँ सब ठीक था। दूसरे दिन भाभी ने पापा को चाय ला कर दी। पापा ने सिर्फ इतना ही कहा कि बेटी चाय में शक्कर ज़्यादा है। फिर क्या था, भाभी शुरू हो गई। पापा से बोलने लगी, आपको तो मेरी हर चीज़ में प्रॉब्लम है, कभी आपको शक्कर ज़्यादा लगती है तो कभी कम। मैं और माँ भाभी का चेहरा देखते रह गए। तभी शिखा से पानी भरा गिलास गिर गया। फिर से चिल्लाती हुई भाभी किचन से बाहर आई। ये बच्चों ने तो उत्पात मचाना शुरू कर दिया है, नाक में दम कर रखा है मेरे। मैं अकेले किस किस को संभालूं। और पिताजी से बोली, मुझसे नहीं करी जाती है ये मेहमानों की आवाजाही, मुझे तो अलग रहना है, अब बस बहुत हो गई आप सबकी सेवा। मैं मायूस होकर भाभी का मुंह देखने लगी। मैंने भाभी से कहा भी, छोटी छोटी बातों पर यूं अलग होने की बात नहीं करते हैं भाभी। तो वह मुझे ही बोली, आप अपना घर संभालिए, हमारे मामले में मत बोलिए। मैं टका सा मुंह लेकर भाभी की ओर देखने लगी। मेरे माँ और पिता हिस्सा बंटवारे के नाम पर रो रहे थे। मैंने माँ से कहा भी, भाभी तो पहले कभी ऐसी नहीं थी, अचानक से भाभी को क्या हो गया है जो तेरा मेरा कर रही हैं। भाभी तो निस्वार्थ भाव से आप दोनों की सेवा कर रही थी, फिर भाभी की सोच ऐसे कैसे हो गई। मम्मी ने कहा, देखो बेटा ये कलयुग है, यहाँ सब कुछ हो सकता है, अब बेटा तू अपने ऊपर से ही ले ले। बेटा सविता, तू तेरे सास ससुर की कितनी निस्वार्थ भाव से सेवा करती थी, लेकिन तेरी देवरानी के आने के बाद तेरे मन में भी यह ख्याल आया ना कि सब तुम ही क्यों करे, उसका भी तो परिवार है, वह भी सबकी सेवा करे। बेटा ये बता, जब तेरी जापा जचकी हुई तो तेरी सास ने तुझे कोई तकलीफ दी? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। मम्मी ने तो मुझे बहुत प्यार दिया और बड़ा खुश रखा, बिल्कुल आपकी तरह। तो बेटा अब यह सोच ले, अगर तेरी देवरानी का बच्चा छोटा है, अगर तुमने 2-4 काम ज्यादा कर लिए तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? नहीं ना बेटा। फिर अपनी देवरानी से ईर्ष्या क्यों करती है? जब से तेरे देवर की शादी हुई है तुझे देवरानी का टेंशन हो गया है। उसकी शादी को अभी 5 साल ही हुए हैं, उसका बच्चा छोटा है। और बेटा तू पल पल की खबर, अपने ससुराल की हर बात यहाँ मायके में बताती है, तो कभी भाभी को बताती है। बेटा आज वही भाभी तुझे बोलने से नहीं चूकी। बेटी परेशानी हर इंसान की ज़िंदगी में रहती है, लेकिन इंसान को उसका हल समझदारी से निकालना चाहिए। अपनी माँ से यह बात सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने पिताजी से बंटवारे की बात करी और हम सब ने उनके दिल को कितनी ठेस पहुँचाई है। तब मुझे लगा हुआ कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है और मुझसे गलती हुई है। अब मुझे अपनी गलती का पश्चाताप हो गया है, इसलिए मैंने सुबह से आपको फ़ोन करके बुला लिया और यहाँ आकर मम्मी पापा से माफ़ी मांगकर अपनी गलती का पश्चाताप किया। सविता का परिवार फिर से खुशहाल हो गया। रमेश बाबू ने सविता को माफ़ कर दिया। पिंकी के लिए अलग किचन बनवा दिया गया। पिंकी को मायके गए हुए 8-10 दिन हो गए। चंदर ने पिंकी से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन पिंकी ही उससे बात नहीं करना चाहती थी। हर बार चंदन का फ़ोन काट देती। एक दिन सुबह सुबह पिंकी अचानक ही सीढ़ियों पर से फिसलकर गिर गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर से पता चला कि पिंकी के पैर की हड्डी में क्रैक आ गया है।
पिंकी के पैर में प्लास्टर बांधा गया और 1 महीने बाद ही तुम ठीक से चल पाओगी। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी और 1 महीने तुम सिर्फ आराम ही करोगी। पिंकी की माँ ने 8-10 दिन तो पिंकी की खूब सेवा करी, लेकिन पिंकी की अकड़ अभी भी कम नहीं हुई। आए दिन माँ को परेशान करना, माँ तुमने ये ऐसा नहीं बनाया है, वो ऐसा नहीं करा, और उसने अभी तक चंदर से एक बार भी बात नहीं की। एक दिन पिंकी की माँ ने पिंकी से पूछ ही लिया, क्या बात है पिंकी, अब चंदर बाबू का फ़ोन नहीं आता है क्या? पिंकी मुस्कुराती हुई बोली, नहीं माँ, इनके फ़ोन तो रोज़ आते हैं, लेकिन मैं ही बात नहीं करती हूँ। माँ, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, मैं अब यहीं तुम्हारे पास ही रहूँगी और कायरों का एडमिशन भी यहीं पास ही के स्कूल में करवा लूँगी। पिंकी की माँ यह बात सुनकर साफ साफ पिंकी से बोली, देख बेटी, छोरी अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, मायके में नहीं। आखिर पिंकी की माँ भी बुजुर्ग थी, आज हैं कल नहीं। अब माँ ने साफ साफ कह दिया, पिंकी बेटा, तुझे मदद की ज़रूरत है, इसलिए मैं तेरी सेवा ज़रूर करूँगी। बेटा, तेरे पैर का फ्रैक्चर सही हो जाए फिर तुम सीधे अपने ससुराल जाओगी, माँ ने उसे आदेश दिया। पिंकी माँ की बात सुनकर अवाक सी रह गई। पिंकी गुस्से से रोती हुई बोली, ठीक है माँ, आज मुझे पता चल गया, मेरा असली घर मेरा ससुराल ही है। अगर तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं थी तो मेरे ससुराल में फ़ोन करके मेरी इतनी क्यों चिंता करती थी? बेटा, मैं तेरी बात इसलिए सुनती थी कि तेरे मन में कोई बोझ नहीं रहे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तेरे मन में अपने ससुराल के प्रति इतना जहर भर गया है। और यह बात बेटी तू खुद बता, मैंने कभी तुझे कहा है कि तू अपने ससुराल वालों के साथ बुरा व्यवहार करो या अलग हो जाओ? यह तेरी अपनी सोच है और मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तू किसी का कहना नहीं मानती। पिंकी, मैं अभी भी तुझे सलाह देना चाहूँगी कि अभी भी वक्त है पिंकी, अपने घर को टूटने से बचा ले। तभी पिंकी ने अपनी माँ को गले लगा लिया और बोली, माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आपने मेरी आंखें खोल दी। उसने चंदर को फ़ोन लगाया और उससे माफ़ी मांगी और दूसरे दिन चंदर के साथ अपने घर आ गई। घर में जब सबने पिंकी की हालत देखी तो सबको बहुत बुरा लगा। सविता ने जाकर पिंकी को गले लगा लिया। पिंकी सबके पास जाकर पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। सबने उसे रोककर गले से लगा लिया और सबने पिंकी को माफ़ भी कर दिया। रमेश बाबू का परिवार हंसी खुशी के साथ साथ रहने लगा। धीरे धीरे पिंकी भी हर काम में निपुण हो गई और जेठानी सविता की तरह ही अपने सास ससुर की निस्वार्थ सेवा करने लगी। कुछ समय बाद राखी का त्योहार आया। सविता भी अपने मायके गई। वहां जाकर सविता ने देखा कि भाई भाभी और माँ पापा सब आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। सविता को देखकर सभी बहुत खुश हुए। सविता ने अपनी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, हमने यहाँ सब नाटक किया था तुझे तेरी गलती का एहसास कराने के लिए। बेटा, घर के मनमुटाव दूर किए जा सकते हैं, लेकिन एक बार बच्चे बंटवारा कर ले तो वह खाई कभी नहीं भर सकती है। और बेटा, बंटवारा सिर्फ घरों का ही नहीं, बड़े बुजुर्गों का भी होता है। अपने बच्चों को बंटते देख बुजुर्गों का दिल कितना आहत होता है, यह तुम बच्चे जब बुजुर्ग होगे तब समझोगे। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है कि उसने अपने घर को बिखरने से बचा लिया। तभी सविता की भाभी पीछे से आती हैं और सविता अपनी भाभी के गले लगकर रो पड़ती है। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।